हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एड स्टेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 6 दैट इज़ टिश्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो इसमें हम लोग एनिमल टिश्यूज़ को देख रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज़ को डिस्कस किया था, दैट इज़ एपिथेलियल, राइट। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ में हम लोगों ने 5 टाइप ऑफ टिश्यूज़ को देखा था, इसके 5 टाइप्स को, राइट। कौन कौन से थे? सबसे पहले स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, जिसमें क्यूबॉइड शेप के सेल्स होते हैं ना, क्यूबॉइड शेप में क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल्स का, तो उसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कॉल्यूमनर एपिथेलियम होता है, जिसमें कॉल्यूम लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉल्यूम लाइक सेल्स का ग्रुप को कॉल्यूमनर एपिथेलियम कहा जाता है। इसी में हम लोगों ने देखा था कि अगर क्यूब लाइक सेल्स या फिर कॉल्यूम लाइक सेल्स में सीलिया भी प्रेजेंट होता है तो उसको कहा जाता है सीलिएटेड एपिथेलियम, राइट। फिर हम लोगों ने देखा था कि ग्लैंड सेल से मिलकर के भी एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लैंड्यूलर। तो ये 5 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यूज़, जो कि हमारी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ह्यूमन बॉडी की या एनिमल बॉडी की, राइट। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। एंड और भी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट। अब हम लोग आज सेकंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यूज़। तो कनेक्टिव टिश्यूज़, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी न किसी चीज़ को कनेक्ट करने वाली टिश्यूज़ है, राइट। या तो ऑर्गन्स को कनेक्ट करेगी या फिर हमारी बॉडी सिस्टम को कनेक्ट करेगी, अदर टिश्यूज़ को कनेक्ट करने वाली टिश्यूज़ होगी, राइट। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ को आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कितने टाइप्स की होती हैं, क्या फंक्शन होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कनेक्टिव टिश्यूज़ होती क्या है, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये कनेक्ट करती है एक दूसरे को, है ना, किसी भी चीज़ को। सो बॉडी टिश्यूज दैट कनेक्ट करने के अलावा भी काम करती है। क्या करती है? तो सपोर्ट भी करती है एंड हेल्प बाइंड अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये अदर टिश्यूज को बाइंड करने में भी हेल्प करती है, अदर ऑर्गन्स को भी बाइंड करने में हेल्प करती है एंड कनेक्ट और सपोर्टिंग में भी हेल्प करती है। ऐसे टिश्यूज को कनेक्टिव टिश्यूज कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे कि देखो, मसल्स होती है ना, तो हमारी जो मसल्स है वो बोन्स के साथ अटैच्ड है, तो उसको कौन कनेक्ट कर रहा है? ये कनेक्टिव टिश्यूज। उसी तरह से ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन के ऊपर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, कवरिंग होती है, वो भी उस स्ट्रक्चर के साथ बाइंड होता है। तो ये काम कौन कर रही है? कनेक्टिव टिश्यूज कर रही है। हम जो फूड खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है हमें, तो वो हमारी सभी सेल्स तक कैसे पहुंचता है? इन्हीं कनेक्टिव टिश्यूज़ की हेल्प से पहुंचता है, दैट इज़ ब्लड, है ना। तो ब्लड ही न्यूट्रिएंट्स को की सप्लाई करती है। उसी तरह से हम जो रेस्पायरेशन करते हैं, तो रेस्पायरेशन में क्या होता है? रेस्पायरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, और हमारी बॉडी से जो डाइजेशन के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, उसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में कौन छोड़ता है? ब्लड के थ्रू, है ना। तो ये रेस्पायरेशन की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन एंड CO2 का जो गैसियस एक्सचेंज होता है, ये भी कनेक्टिव टिश्यूज़ के द्वारा ही किया जाता है ना। इसी तरह से बोन्स, जो कि स्केलेटल सिस्टम है हमारी बॉडी का, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट किए हुआ है, एक तरह से बांध करके रखता है, एक सीमेंटिक मटेरियल की तरह ये सब एक्ट करती हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज इज एक्ट लाइक अ सीमेंटिक मटेरियल। जिस तरह से कोई भी ब्रिक्स को कनेक्ट करने के लिए सीमेंटिक मटेरियल की ज़रूरत होती है, सीमेंट के थ्रू इस ब्रिक्स को कनेक्ट करके एक वॉल तैयार की जाती है, उसी तरह से आप समझ लो कि कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें बाइंड करने का काम करती है, सपोर्ट करने का काम करती है, कनेक्ट करने का काम करती है। तो इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, जो कि एक अनदर टाइप का बोन होता है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, और भी बहुत सारी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, बट फिलहाल आपको इतना ही पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आगे कनेक्टिव टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर को देखते हैं, राइट। कनेक्टिव टिश्यूज में बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट होते हैं।
एपिथेलियल टिश्यूज को जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो उसमें देखा था कि सिर्फ सेल्स कनेक्ट होती हैं और टिश्यूज बनाती हैं, है ना। सेल्स या तो दूर दूर कनेक्टेड रहती हैं या फिर बिल्कुल कंडेंसली कम्पैक्टली टाइटली पैक्ड होती हैं, ये हमने देखा था। लेकिन इसमें क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है फाइबर जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है। फाइबर जो है वो कुछ नहीं है, बस प्रोटीन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं फाइबर। सेकंड होता है ग्राउंड सब्सटेंस। स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को देखा था, चैप्टर 5 सेल को डिस्कस किया था, तो उसमें देखा था सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद एक होता है साइटोप्लाज्म और बीच में एक न्यूक्लियस पाया जाता है किसी भी सेल में। तो साइटोप्लाज्म की तरह ही ये होता है ग्राउंड सब्सटेंस, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। और थर्ड कंपोनेंट है सेल्स। तो ग्राउंड सब्सटेंस होगा, उसमें फाइबर्स और सेल्स एम्बेडेड रहते हैं, ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे इस फिगर में देखो, इसमें जो बिल्कुल एक्सट्रीमली थिन फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, राइट, इलास्टिक फाइबर, कोलाजन फाइबर्स, तो ये हो गए फाइबर। और ये वाइट वाइट जो स्पेस है वो है ग्राउंड सब्सटेंस। उसके बाद इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मौजूद हैं, जैसे कि ये एडिपोसाइट फैट सेल्स है, मैक्रोफाज है ना, ब्लड वेसल्स, तो ये सब फाइब्रोब्लास्ट, ये सब डिफरेंट टाइप की सेल्स से मिलकर के डिफरेंट टाइप की सेल्स और फाइबर्स, ये दोनों ग्राउंड सब्सटेंस में एम्बेडेड रहते हैं, तब कनेक्टिव टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब आपके बुक में दिया हुआ है कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में सेल्स एम्बेडेड रहते हैं। व्हाट आर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स? तो जब ग्राउंड सब्सटेंस में फाइबर्स को भी ऐड कर दो तो इसी को इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स को हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा मीन्स होता है एक्सटर्नल, तो सेल के बाहर का मैट्रिक्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ओके, तो फाइबर प्लस ग्राउंड सब्सटेंस, इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स हैं वो जेली लाइक भी हो सकते हैं, फ्लूइड भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है प्लाज्मा, वो फ्लूइड होता है ना। डेंस भी हो सकते हैं एंड रिजिड भी हो सकते हैं, जैसे कि बोन्स रिजिड क्यों होता है? इन्हीं मैट्रिक्स की वजह से। बोन्स और कार्टिलेज के जो मैट्रिक्स होते हैं वो रिजिड होते हैं। तो इन्हीं मैट्रिक्स पे कनेक्टिव टिश्यूज का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। मैट्रिक्स अगर रिजिड है तो उस कनेक्टिव टिश्यू में भी रिजिडिटी आएगी। मैट्रिक्स अगर फ्लूइड है तो उस कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइडिटी आएगी, जैसे कि ब्लड में, ठीक है। अब इन्हीं मैट्रिक्स में सेल्स जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के, वो एम्बेडेड रहते हैं, धसे हुए होते हैं, और इनके जो सेल्स होते हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं। अभी तक जो हमने देखा एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल सटे सटे हुए होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस उसमें नहीं पाया जाता है ना, क्योंकि उनको प्रोटेक्टिव लेयर बनानी होती है। लेकिन ये जो होते हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं, कहीं कहीं स्पेस होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे मैक्रोफाज यहाँ है, फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पे है ना, तो गैपिंग पे सेल्स इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। ओके, तो ये है स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे आया फाइबर। तो फाइबर जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में, आपने जैसे कि अभी देखा कि इलास्टिक फाइबर, कोलाजन फाइबर, ये फाइबर्स के टाइप होते हैं। बेसिकली फाइबर्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, अगर आप चाहो तो उसे गो थ्रू कर सकते हो या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि फाइबर्स के 3 टाइप्स होते हैं, कोलाजन फाइबर्स, प्लास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर्स। कोलाजन फाइबर्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन फाइबर होते हैं, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के जितने भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनका 20 to 30% यही कोलाजन फाइबर पाया जाता है। ओके, और ये तीनों फाइबर है ना, यहाँ पे गलती से एक ही जगह मेंशन हुआ है, लेकिन जितने भी फाइबर्स होते हैं उन सभी को बनाने वाली सेल्स का नाम है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट से ही फाइबर्स का सिंथेसिस होता है, यानी फाइबर का प्रोडक्शन होता है। ओके, तो सबसे अबंडेंट फाइबर जो होते हैं वो कोलाजन फाइबर्स होते हैं। इसके बाद इलास्टिक फाइबर होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है इलास्टिक, जो कि 2 प्रोटीन से बना हुआ होता है, इलास्टीन एंड फाइब्रिलिन। ओके, ये बहुत ही स्ट्रेचेबल फाइबर्स होता है, जिसे दोबारा क्वाइल्ड
किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। इसमें जो है ना बेंडिंग पैटर्न एब्सेंट होता है। तो ये बिकॉज इलास्टिसिटी इसमें पाई जाती है, इसलिए ये ऐसे ऑर्गन्स में पाए जाते हैं जहाँ पे स्ट्रेचिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि लंग्स, तो लंग्स का क्या काम है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ना, ऑक्सीजन को इन करने में, फिर CO2 को रिलीज करने में लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना पड़ता है, तो उसके लिए इसे इलास्टिसिटी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ऑर्गन्स में इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है। इसी तरह से ऑल्टा को भी ब्लड पंप आउट पंप इन करना पड़ता है, तो इसमें भी इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है। इसी तरह से स्किन को आप खींचते हो तो उसमें वो भी स्ट्रेचेबल होता है, तो इसमें इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ओके, थर्ड टाइप के जो फाइबर्स होते हैं ना वो बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं, दैट इज रेटिकुलर फाइबर्स। ये एकदम एक्सट्रीमली थिन फाइबर्स होते हैं जो कि एक सपोर्टिंग मेश की तरह फंक्शन करते हैं, और बेसिकली ये सॉफ्ट टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, जैसे कि लीवर, बोन मैरो और लिम्फ। इनमें जो टिश्यूज़ पाई जाती हैं उसमें रेटिकुलर फाइबर पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया टाइप ऑफ फाइबर। अच्छा, ग्राउंड सब्सटेंस किसे कहते हैं इसे भी एक बार समझ लेते हैं। तो ग्राउंड सब्सटेंस इज एक क्लियर विस्कस सब्सटेंस होता है, विस्कस यानी कि गाढ़ा, डेंस, ओके, जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है और उसमें वाटर कंटेंट भी होते हैं। ओके, ये मैंने बता दिया कि जब इसमें फाइबर को भी इम्बेड कर दिया जाता है तब हम इसे कलेक्टिवली कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। अब कनेक्टिव टिश्यूज़ में किस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो उसकी कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट, ये तो होना ही होना है बिकॉज ये फाइबर का फॉर्मेशन करती हैं, फाइबर का प्रोडक्शन करती हैं, फाइब्रोब्लास्ट। तो ये ऑलमोस्ट सभी कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाई जाती हैं। इसके अलावा मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स जो कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, ये सेल प्लाज्मा सेल है ना, ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाता है वो दूसरा होता है, ये है प्लाज्मा सेल्स और वो होता है प्लाज्मा, वो मैट्रिक्स है और ये सेल है। ठीक है, मैक्रोफाज जो कि फैगोसाइटिक सेल्स होती है। फैगोसाइटिक मतलब क्या कि ये कोई भी पैथोजन अगर हमारी बॉडी में अटैक करता है तो ये मैक्रोफाज एक्टिव हो जाती है और उसको खा जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है फैगोसाइटिक सेल्स। एडिपोसाइट्स आर कॉल्ड, फैट सेल को एडिपोसाइट्स कहा जाता है। इसी तरह से ब्लड कनेक्टिव टिश्यू में 3 टाइप की सेल पाई जाती है, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स। इसका अनदर नाम है, RBC को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। बोन सेल्स जिससे बोन बनता है ना, तो इसका अनदर नाम है ओस्टियोसाइट्स। एडिपोसाइट जो है इससे एडिपोज टिश्यू बनती है। ओके, तो फैट सेल से मिलकर के एडिपोज टिश्यू बनती है, उसका नाम एडिपोसाइट्स से रखा गया है, एडिपोज टिश्यू। तो ये कुछ सेल्स हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाई जाती हैं। ओके, चलिए अब हम फंक्शन देख लेते हैं एक बार कि कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। सो दे कनेक्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सबसे पहली बात कि ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करती है आपस में। ओके, बोन्स को मसल से कनेक्ट करती है, फिर ब्लड जो होती है वो सभी सेल्स को कनेक्ट करती है, राइट। इसके अलावा इट सपोर्ट टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड सेल्स, इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट। इसके अलावा जैसे कि अभी आपने देखा कि मैक्रोफाज जो कि ब्लड सेल्स है एक टाइप की, तो वो क्या करती है, पैथोजन से डिफेंड करती है, लड़ती है ना, और हमें प्रोटेक्ट करती है, तो इट डिफेंड्स अगेंस्ट पैथोजन। अभी आपने देखा कि फैट सेल से बनी हुई टिश्यूज, एडिपोज टिश्यू एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यूज की, तो उसका क्या काम है, फैट को स्टोर करना। सो अनदर फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इज स्टोरेज ऑफ फैट, एज वेल एज इट ऑल्सो रिपेयर्स डैमेज टिश्यूज। ये डैमेज टिश्यू का रिपेयर भी करती हैं। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, अब चलिए हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज को बेसिकली 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और दूसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। फिर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है फाइबर के बेसिस पे। अगर फाइबर ज़्यादा है तो वो होगा डेंस, अगर फाइबर कम है तो उसको कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। जिसमें फाइबर्स लूजली अरेंज्ड होते हैं उन्हें कहेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें फाइबर डेंसली कंपैक्ट होते हैं उन्हें कहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में बस एक ही टाइप का टिश्यू आता है, एरियोलर टिश्यू। सो कभी कभी कह दिया जाता है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू आर ऑल्सो कॉल्ड एरियोलर टिश्यू। ओके, इसे हम लोग देखेंगे आगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में 2 टाइप्स की टिश्यूज आती हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। अभी हम लोग आगे देखेंगे। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज में एडिपोज टिश्यू, बोन्स, कार्टिलेज एंड ब्लड, ये 4 टाइप ऑफ टिश्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरियोलर टिश्यूज से। सो एरियोलर टिश्यूज
द टिश्यू दैट होल्ड्स ऑर्गन्स, एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड टिश्यूज इन प्लेस। एरियोलर टिश्यू वो टिश्यू है, वो कनेक्टिव टिश्यू है जो कि किसी भी टिश्यूज़ को, किसी भी ऑर्गन्स को उसे अपनी ही जगह पर फिक्स करके रखती है, होल्ड करके रखती है। जैसे कि ये कोई ऑर्गन है तो इसके चारों तरफ एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होती है और इसे, इस ऑर्गन को अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होने देती है, पकड़ के रखती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ओके, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दे हैव सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स विद लेस कोलाजन फाइबर्स। इसमें कोलाजन फाइबर बहुत कम पाए जाते हैं और इसका जो मैट्रिक्स होता है वो सेमी फ्लूइड होता है, डेट मीन्स विस्कस होता है। ठीक है। द फाइबर्स में भी रेगुलर, इरेगुलर और इलास्टिक। इसमें जो फाइबर प्रेजेंट होते हैं वो या तो रेगुलर होंगे, तो रेगुलर का मतलब कि डिफिनिट पैटर्न होगा उनका कोई, जैसे कि एक फाइबर इस तरह से है तो सारे फाइबर इसी तरह से अरेंज होंगे, तो इसको कहा जाता है रेगुलर फाइबर। इरेगुलर मतलब कि किसी भी तरह से रैंडमली अगर अरेंज्ड होते हैं फाइबर्स तो उसे कहा जाता है इरेगुलर। और इलास्टिक मतलब जिसमें इलास्टिसिटी होती है वैसे फाइबर। ठीक है। सेल्स जो होते हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो एरियोलर टिश्यू का डायग्राम है ये, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मौजूद हैं, है ना। ये मैक्रोफाज है, ये फाइब्रोब्लास्ट है, ये जो कि फाइबर्स का प्रोडक्शन करता है फाइबर्स का, है ना। ये मास्ट सेल यहाँ पे है और ये ब्लड वेसल्स है, ये फाइबर है कोलाजन फाइबर्स, और ये जो थ्रेड का स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लू ब्लू, तो वो है इलास्टिक फाइबर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेल्स जो है वो लूजली स्पेस्ड है, कहीं कहीं स्पेस्ड है ना, बहुत सारा गैपिंग है बीच बीच में। इसके अलावा इसमें जो फाइबर है वो कम है, ग्राउंड स्पेस ज़्यादा है और फाइबर बहुत ही कम होते हैं, तो ऐसी टिश्यूज़ को एरियोलर टिश्यू कहा जाता है। ठीक है। अब ऐसी टिश्यूज़ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, सो देखते हैं। बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन एंड मसल्स के बीच में पाई जाती है। हमारी स्किन है, स्किन के अंदर मसल्स है, उन दोनों के बीच में गैपिंग नहीं है, उस गैपिंग को भरने के लिए एरियोलर टिश्यू वहाँ पे मौजूद रहती है ताकि बीच में कोई स्पेस नहीं छूटे। अगर बॉडी में कहीं पे भी स्पेस रह जाता है ना तो वहाँ पे एयर इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में इरेगुलरिटी आ सकती है, एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं, है ना, बहुत सारी परेशानी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वजह से हमारी बॉडी में कहीं पे भी कोई स्पेस खाली नहीं है, हर जगह कोई ना कोई टिश्यू मौजूद रहती है। ठीक है। इसके अलावा और कहाँ पे पाई जाती है, तो अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये है एपिडर्मिस, हमारे स्किन के सबसे ऊपरी लेयर जो होती है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। उसके नीचे एक और लेयर होती है स्किन की, दैट इज कॉल्ड डर्मिस। तो ये है डर्मिस, और इसके बाद यहाँ पे ये जो मौजूद है ये है एरियोलर टिश्यू। ओके, ये जो टिश्यूज़ है ये है एरियोलर टिश्यूज़। और ये है मसल्स, तो मसल, ये मसल हो गया, और ये स्किन एंड मसल्स के बीच में एरियोलर टिश्यू मौजूद होती है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स के चारों तरफ और नर्व्स के चारों तरफ भी मौजूद होती हैं। इन द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, किसी भी ऑर्गन्स के अंदर जो भी खाली स्पेस होता है वो एरियोलर टिश्यू से फिल्ड होता है। इसके अलावा इन द बोन मैरो, बोन की एक सेल्स होती है, बोन का एक पार्ट होता है जिसमें आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। यही वो पार्ट है जहाँ पे आरबीसीज की सिंथेसिस होती है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो इस लोकेशन पे एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन की बात करें तो इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, किसी भी ऑर्गन के अंदर जो भी खाली स्पेस होते हैं उसको ये फिल करने का काम करता है। इसके अलावा इट सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, हमारी बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सभी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एज वेल एज इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, कोई भी टिश्यू अगर डैमेज हो जाती है तो उसकी रिपेयरिंग में भी एरियोलर टिश्यूज़ हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये था एरियोलर टिश्यू। अब हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू को देखते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है डेंस, यानी कि उसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी, फाइबर्स की डेंसिटी जिसमें ज़्यादा होती है, ऐसे टिश्यूज से बने हुए ऐसे फाइबर्स से बने हुए कनेक्टिव टिश्यू को डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। अब ये भी दो टाइप्स के हो सकते हैं। अगर फाइबर्स रेगुलर मैनर में अरेंज्ड हैं, जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हो सब एक तरह से अरेंज्ड हैं, है ना, तो अगर इस तरह से अरेंजमेंट है तो उसको कहते हैं डेंस रेगुलर, जिसमें फाइबर पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। और अगर फाइबर जैसे तैसे रैंडमली अरेंज्ड हैं तो इस तरह से बने हुए कनेक्टिव टिश्यू को कहा जाता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस इरेगुलर में मल्टी डायरेक्शनल फाइबर प्रेजेंट होते हैं और डेंस इरेगुलर में पैरेलली अरेंज होते हैं। तो आपको डेंस इरेगुलर तो नहीं पढ़ना है, डेंस इरेगुलर के दो टाइप होते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट।
जिसमें फाइबर रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं। इस फिगर में देखो, ये है टेंडन एंड लिगामेंट का फाइबर, ठीक है। तो ये दोनों आपको पढ़ना है, टेंडन्स एंड लिगामेंट। तो चलिए देखते हैं टेंडन और लिगामेंट क्या होता है। तो टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा डेंस फाइबर प्रेजेंट होते हैं विद ग्रेट स्ट्रेंथ। इसका जो स्ट्रेंथ होता है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि सभी फाइबर्स एक ही मैनर में अरेंज होते हैं। तो आप सोचो, अगर कोई क्लॉथ है जिसमें सिर्फ इसी तरह से उसके जो थ्रेड होते हैं, अगर वो इसी तरह से अरेंज होते हैं तो आप उसे इसी मैनर में खींचोगे तो वो खींचा जाएगा, है ना। लेकिन जब आप इसे अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हो, इधर से अगर आप पुल करोगे तो वो क्लॉथ फट जाएगा, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए टेंडन्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है बिकॉज सभी फाइबर्स एक ही डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। ओके, टेंडन का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, दे कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। ये याद रखेंगे आप लोग कि टेंडन्स का क्या काम है, मसल को बोन से कनेक्ट करना। लुक एट दिस, ये मसल्स है और ये बोन्स है, इस दोनों को कनेक्ट करता है। लिगामेंट, इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, एंड लिगामेंट्स में जो मैट्रिक्स पाए जाते हैं वो बहुत ही कम मैट्रिक्स होते हैं। कम मैट्रिक्स होने का क्या मतलब कि फाइबर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। एंड इट कनेक्ट्स बोन्स विद बोन्स। ये दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है, जैसे कि आपकी उंगली और आपकी कलाई, है ना। आपकी उंगली कैसे कनेक्टेड है, उसमें 3 बोन्स कनेक्टेड हैं आपस में। एक उंगली की अगर आप बात करो तो वहाँ पे 3 जगह से मुड़ता है एक उंगली, है ना। एक फिंगर जो होता है वो 3 जगह से फोल्ड हो पाता है ना, ऐसे करके। तो वो क्यों 3 जगह से मुड़ रहा है? क्योंकि 3 जगह बोन्स हैं, 3 बोन कनेक्टेड रहती है। तो यहाँ पे जो बोन्स है जो कि 2 हड्डियों को कनेक्ट कर रही है उसको कहते हैं लिगामेंट, और जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करती है उसको कहते हैं टेंडन, ठीक है। लुक एट दिस, ये है स्केलेटल मसल, ये मसल है, और ये है बोन्स। इन दोनों को जो जोड़ के रखती है उसको कहते हैं टेंडन, और ये हड्डियों को जो हड्डियों से कनेक्ट करती है उसको कहा जाता है लिगामेंट, ठीक है। और डेंस इरेगुलर जो कनेक्टिव टिश्यू होती है वो डीप डर्मिस में प्रेजेंट होती है, यानी कि एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है एरियोलर टिश्यू, और उसके नीचे जो डर्मिस पाई जाती है उसमें पाया जाता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, दैट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, एंड यूनिक ग्राउंड सब्सटेंस। यूनिक ग्राउंड सब्सटेंस मतलब कि या तो ये फ्लूइड होगा या तो फिर ये सॉलिड होगा, है ना। यानी कि इसमें यूनिकनेस पाई जाती है, कोई भी एक कुछ स्पेशलिटी पाई जाती है इसमें। तो ऐसे सेल्स से बनी हुई टिश्यूज़ को स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी टिश्यूज आती हैं? तो एडिपोज टिश्यू, बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड एंड लिम्फेटिक टिश्यूज। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, लिम्फेटिक टिश्यूज नहीं पढ़ना है। लिम्फ जो होता है वो ब्लड से रिजेंबल करता है, ब्लड की तरह ही इसका सेम फंक्शन होता है, हमारी बॉडी के सभी सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज अ लूज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट स्टोर्स फैट। एडिपोज टिश्यू का क्या काम है? फैट को स्टोर करना। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एडिपोसाइट, फैट सेल्स से ये मिलकर के बनी हुई टिश्यू होती है जिसे कहते हैं एडिपोज टिश्यू, ओके। ये फैट सेल्स जो होती हैं वो फिल्ड होती हैं फैट ग्लोब्यूल्स से, यानी कि एक सेल होती है और उसके बीच में फैट ड्रॉपलेट्स होता है। तो ये जो सेल है ये है एडिपोसाइट, और इसके बीच में जो है ये है फैट ड्रॉपलेट्स जिसमें फैट स्टोर रहता है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? तो इट इज़ फाउंड बिलो द स्किन। देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में ये है हमारी आउटर मोस्ट लेयर जो हमें दिखाई देती है, स्किन की लेयर, ओके। इसके नीचे है ये रेड वाली, ये डर्मिस है, और इसके नीचे जो ये है एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट है, और उसी के साथ एडिपोज टिश्यू, ये येलो कलर में एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है। उसी का एक छोटा सा ये जो सेल है, इस एक सेल को जूम करके अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इतना बड़ा सेल है, इसके बीच में फैट प्रेजेंट है, इसमें फैट स्टोरेज है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इसके पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है। लुक एट दिस, ये है न्यूक्लियस, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है एक सेल की उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो इट इज़ फाउंड बिलो द स्किन, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में भी प्रेजेंट होती है,
हार्ट के चारों तरफ, किडनी के चारों तरफ, ब्रेस्ट के चारों तरफ, जो भी डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं ना, जो नाजुक ऑर्गन सब हैं, उनके चारों तरफ एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होती है ताकि उसे वो प्रोटेक्ट कर सके, डैमेज होने से बचा सके। इसलिए ऐसी डेलिकेट ऑर्गन्स के चारों तरफ एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होती है। ओके, इसीलिए मोटे लोगों को चोट नहीं लगता है जल्दी, क्योंकि उनमें एडिपोज टिश्यू की जो लेयर होती है, थिकनेस होती है, वो ज़्यादा होती है। इसीलिए जो मोटे लोग होते हैं उन्हें ठंड भी कम लगती है। क्यों? क्योंकि ये जो एडिपोज टिश्यू है वो इंसुलेटर का भी काम करता है। ये अगर आउटर मोस्ट वाल, अब आप ही सोचो कि किसी भी मकान की अगर बाहर की दीवार बहुत मोटी है तो कोई भी बाहर कुछ बोल रहा होता है तो अंदर आवाज़ नहीं जाती है ना। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी अगर आउटर मोस्ट वाल मोटी है तो हीट अंदर नहीं इन कर पाएगा और ना ही अंदर का हीट ईजिली आउट हो पाएगा, रिलीज हो पाएगा। तो ये हीट लॉस से भी प्रोटेक्ट करती है। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। ये टेम्परेचर इंसुलेशन का काम करती है, हीट लॉस होने से प्रोटेक्ट करती है हमारी टिश्यूज़ को, हमारी बॉडी को। ओके, इसके अलावा एनर्जी स्टोरेज करती है और ज़रूरत पड़ने पे उसे रिलीज करने का भी काम करती है। इसके अलावा ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, एज वेल एज इट सीक्रेट्स हार्मोन का भी सिक्रेशन करती हैं ये एडिपोज टिश्यू। तो ये हो गए इसके फंक्शंस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज़ की बात करते हैं, डेट इज बोन्स और कार्टिलेज। ये दोनों जो हैं वो हमारी बॉडी को, एनिमल बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। डेट्स वाई दे आर कॉल्ड सपोर्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इन दोनों को, बोन्स एंड कार्टिलेज को, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज भी कहा जाता है। ओके, ये रिजिड और स्ट्रॉन्ग होती हैं, इन विच बोन सेल्स, दैट इज कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स, ये एक रिजिड मैट्रिक्स में इम्बेडेड होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बोन्स का? एक रिजिड मैट्रिक्स होता है जो कि कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड्स का बना हुआ होता है और उसी में बोन सेल्स इम्बेडेड होती हैं। कैसे होती हैं? लुक एट दिस, ये है एक बोन। इसके एक छोटे से सेक्शन को अगर आप कट करके देखो तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें एक्चुअली में ये किस तरह से अरेंजमेंट है ये मैं दिखाती हूँ। ये बीच में एक सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होती है, सॉफ्ट स्पंजी बोन प्रेजेंट होता है बीच में, और इसी में नर्व फाइबर्स, ये जो दिख रहे हैं ये नर्व फाइबर यहाँ पे निकले हुए होते हैं जो कि इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये नर्व फाइबर बीच में निकले हुए होते हैं और इसी को घेरे हुए होती है कम्पैक्ट बोन, ये होती है कम्पैक्ट बोन। तो दो टाइप की बोन होती है, कम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन, जो कि बीच में होती है। यहाँ पे देखो, ये जो है इतना पोर्शन, ये है स्पंजी बोन। ठीक है, इसमें देखो ये बीच में जो है ये है स्पंजी बोन, ये देखो ये है स्पंजी बोन, और किनारे जो है ये कम्पैक्ट बोन है, जो कि कम्पैक्ट होता है, ज़्यादा रिजिड होता है, और ये बीच का जो होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है क्योंकि इसमें बीच बीच में स्पेस होता है। ठीक है, तो ये कॉम्पैक्ट बोन में भी छोटी छोटी बोन्स होती हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। इस तरह से ग्लोबलेट्स पाया जाता है, छोटा छोटा। और ये एक ग्लोबलेट्स जो होता है ये कुछ इस तरह का अरेंज होता है। इसमें बहुत सारे राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, एक राउंड है, फिर उसके अंदर राउंड राउंड करके कैनाल बना हुआ होता है जिसको कहा जाता है कैनालिकुलस। ठीक है, अब इसी कैनालिकुलस में बीच बीच में ये ओस्टियोसाइट प्रेजेंट होता है। लुक एट दिस, ये सब है ओस्टियोसाइट्स। जितने भी यहाँ पे आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, ये सब है बोन सेल्स। ओके, तो इस तरह का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है बोन्स का। ठीक है, आपको बस इतना ही याद रखना है कि बोन सेल्स को ओस्टियोसाइट कहा जाता है और ये रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं जिसमें रिजिड मैट्रिक्स पाया जाता है जो कि कैल्शियम एंड फास्फोरस का बना हुआ होता है। ओके, इसके फंक्शन की बात करें तो ये सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बॉडी को भी एंड ऑर्गन्स को भी। इसके अलावा ये मसल्स को जोड़ने का भी काम करता है, एंकरिंग द मसल्स। जैसा कि आपने अभी देखा कि टेंडन्स वो क्या करता है, मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है ना। तो इसका अनदर फंक्शन हो गया, इट एंकर्स द मसल्स। इसके अलावा ये फैट एंड मिनरल्स का स्टोरेज भी करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हेमेटोपोएसिस, हेमेटोपोएसिस कहा जाता है ब्लड फॉर्मेशन को, ब्लड फॉर्मेशन को हेमेटोपोएसिस कहा जाता है। एक्चुअली में ब्लड फॉर्मेशन यानी कि आरबीसीज का फॉर्मेशन करती है। आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हेमेटोपोएसिस कहा जाता है। ये बोन में ही होती है। कहाँ पे होती है? तो बोन मैरो में। बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और बोन मैरो प्रेजेंट कहाँ पे होती है? तो ये जो स्पंजी बोन है ना, इसी में बोन मैरो प्रेजेंट होती है। ओके, तो चलो ये था बोन। अब हम लोग देखते हैं अनदर टाइप ऑफ
कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कार्टिलेज। तो कार्टिलेज ये फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रॉन्ग तो होता ही है लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है। बोन्स एंड कार्टिलेज में मेन डिफरेंस यही है कि बोन बेंड नहीं किया जा सकता है, उसे हम फोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन कार्टिलेज में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसे बेंड किया जा सकता है। जैसे कि आप कानों को छुओ अपने, तो कान को आप आराम से मोड़ सकते हो, नाक को आप आराम से मोड़ सकते हो, इधर उधर घुमा सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट है जो कि मुड़ सकता है, फ्लेक्सिबल होता है। ओके, आप अपने घुटनों को मोड़ पाते हो, क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो इस पिक्चर में, ये घुटना का यहाँ पे घुटना वाला पोर्शन दिख रहा है और यहाँ पे प्रेजेंट है कार्टिलेज। ओके, ये है कार्टिलेज। इसी के एक छोटे से पोर्शन को, इसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। इसमें बहुत सारी बोन सेल्स कार्टिलेजिनस सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसमें से एक सेल है कॉन्ड्रोसाइट्स। ये मैट्रिक्स है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट का एक मैट्रिक्स है जिसमें कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कार्टिलेज का, जिसमें सेल्स वाइडली स्पेस्ड होती हैं और एक सॉलिड मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती हैं। कार्टिलेज का मैट्रिक्स सॉलिड होता है, क्या चीज़ का बना हुआ होता है? तो प्रोटीन एंड शुगर्स का। ओके, कार्टिलेज के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये आपके बुक का डायग्राम है जिसमें दिया हुआ है हाइलिन मैट्रिक्स। तो हाइलिन कार्टिलेज का एक टाइप है हाइलिन कार्टिलेज, जिसमें हाइलिन मैट्रिक्स पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, तो ये अलग टाइप ऑफ कार्टिलेज का इमेज है। ठीक है, कार्टिलेज का काम क्या है? तो ये बोन सरफेस को स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, जो कि बोन्स में फ्रिक्शन नहीं आने देता है, बोन्स को फ्रिक्शन से बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स बोन्स एंड ज्वाइंट्स बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन को कम करता है, जिसकी वजह से बोन्स जो है वो सेफली अपना काम करते रहते हैं, उनमें घर्षण नहीं होता है, वो घिसते नहीं है, उनमें फ्रिक्शन नहीं आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट काम होता है कार्टिलेज का। इसके अलावा ये शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। ओके, ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? तो हमारे कानों में प्रेजेंट होते हैं, नोज में और ट्रैकिया। जहाँ जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जैसे कि ट्रैकिया। और इसके अलावा लैरिंग्स, जिससे साउंड बॉक्स कहा जाता है, जिसे, है ना, जहाँ से साउंड निकलती है, तो वहाँ पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ओके, अब लास्ट है ब्लड, जिसे कहा जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें जो मैट्रिक्स पाया जाता है वो फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है, इसलिए इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अभी जो हमने देखा बोन और कार्टिलेज, तो उसमें सॉलिड मैट्रिक्स पाए जाते हैं। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उसे कहते हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो व्हाट इज ब्लड? ब्लड अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स ऑल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के सभी सिस्टम्स को, सिस्टम का क्या मतलब? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, अलग अलग सिस्टम है ना हमारी बॉडी में, नर्वस सिस्टम, तो इन सभी सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करती है ये टिश्यू। ओके, इसमें जो फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। आपने नाम सुना होगा प्लाज्मा। लुक एट दिस, ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये सब क्या है? प्लाज्मा है, जिसमें बहुत सारी सेल्स इम्बेडेड हैं, है ना, जिसमें है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। ओके, इसके अलावा और भी सेल्स होती हैं, जैसे यहाँ पे देख लो मैक्रोफाज। डब्ल्यूबीसी जो सेल्स होती हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स होती है, जैसे कि स्नोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। ये तीनों जो होती हैं वो ग्रैन्युल्स, उनमें ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे ये छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये ग्रैन्युल्स हैं। ठीक है, और दो सेल्स ऐसी होती है जो कि जिनमें ग्रैन्युल्स नहीं पाए जाते हैं, वो होती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडी बनाती है। तो ये पांचों सेल्स जो है ना, वो है डब्ल्यूबीसी का टाइप, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल। ये ग्रैनुलोसाइट हो गया, और दो सेल्स होती हैं मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो ये 5 टाइप ऑफ सेल्स होती हैं डब्ल्यूबीसी की। ठीक है, इसके अलावा छोटे छोटे जो हैं वो हैं प्लेटलेट्स। ओके, प्लाज्मा की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इट कंटेन्स प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। इन तीनों से मिलकर के बना हुआ होता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा में 55% ऑफ ब्लड ऑक्यूपाई किया हुआ होता है ये प्लाज्मा, एंड 45% जो होते हैं उनमें होती है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, 45% में ये तीनों सॉलिड
सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है हमारे टोटल ब्लड का। इसके फंक्शन की अगर हम बात करें ब्लड के, तो ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है, हर एक एक सेल्स तक ये न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल्स वगैरह की सप्लाई करता है ये ब्लड। ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखने की है एक बात कि ये जो ब्लड होते हैं ना, ये इनमें ये एक एक्सेप्शन होता है इसमें कि इसमें फाइबर नहीं मौजूद होते हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा कि कनेक्टिव टिश्यूज के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं जिसमें एक होता है फाइबर, लेकिन अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, तो ब्लड में फाइबर एब्सेंट होते हैं। तो ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि ब्लड में फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें सिर्फ सेल्स पाई जाती हैं और मैट्रिक्स पाया जाता है। ओके, मैट्रिक्स का क्या नाम है? प्लाज्मा। और सेल्स का भी नाम याद रखेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। इसके अलावा आप लोग ये भी याद रखेंगे कि बोन सेल्स जो होती हैं उसे ओस्टियोसाइट कहा जाता है ना, ओस्टियोसाइट कहा जाता है बोन सेल्स को। इसके अलावा फैट सेल्स जो होती हैं उन्हें एडिपोसाइट्स कहा जाता है, राइट। तो ये आप याद रखेंगे, तो इसे आप कनेक्ट कर सकते हो कि एडिपोसाइट यानी एडिपोज टिश्यू, तो ये आप याद रखेंगे। तो ये था हमारा कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हमने देखा सबसे पहले एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू जो कि हमारी स्किन के नीचे पाया जाता है, और लूज कनेक्टिव टिश्यू है होता है वो, है ना, उसमें जो मैट्रिक्स पाए जाते हैं वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं, और उसमें बेसिकली 2 फाइबर्स पाया जाता है, एक होता है कोलाजन फाइबर और एक होता है इलास्टिक फाइबर। इसके बाद हमने सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू क्या देखा? डेंस, जिसमें होता है 2 टाइप्स का टिश्यू। टेंडन, तो टेंडन क्या करता है? मसल को बोन से कनेक्ट करता है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है। और दूसरा होता है लिगामेंट, जो कि बोन्स को बोन से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो बोन्स को बोन से कनेक्ट करने वाली टिश्यू को कहते हैं लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज, जिसमें सबसे पहले हमने देखा एडिपोज टिश्यू, जो कि एडिपोसाइट्स का एडिपोसाइट से मिलकर के बना हुआ होता है, एडिपोज टिश्यू। ओके, फिर हमने देखा बोन्स, जो कि बोन सेल से मिलकर के बना हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स। ये एक सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, फिर कार्टिलेज हमने देखा, तो कार्टिलेज में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, फ्लेक्सिबल होता है, और ये भी हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये फ्रिक्शन कम करता है, बॉडी बोन सरफेस को स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, राइट। और एट लास्ट हमने देखा ब्लड, जो कि नॉन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर एब्सेंट होते हैं, इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है जिसका नाम है प्लाज्मा। 3 टाइप के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स का मिक्सचर होता है। प्लाज्मा 55% होता है, और ये जो सेल्स होती हैं ब्लड सेल्स वो 45% होती हैं। ब्लड का फंक्शन क्या है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। ओके, दैट्स ऑल। ये था हमारा कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मस्कुलर टिश्यूज। ओके, सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मस्कुलर टिश्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तब भी बताइएगा, और ख़राब लगा हो तब भी बताइएगा। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।